Hello viewer, welcome back to our channel Maths Zone with TV. I am Sanjeev Kumar. Today I want to provide you quick revision notes of chapter 12, that is organic chemistry of class 11th. तो आज मैं आपको क्लास 11 की चैप्टर 12 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी डिटेल जानकारी देता हूँ और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी जानकारी देता हूँ। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। हाँ, तो आइए आज हम आपको चैप्टर 12 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक की जानकारी देते हैं। ये चैप्टर क्लास 11 की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बी केयरफुल। अब इसकी डिटेल जानकारी हम लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स। कहने का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से संबंधित है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हमें देता है इन सारे कंपाउंड के बारे में। अब हम देखते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण से ये टेट्रावैलेंट कहलाते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, दैट इज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, thus carbon is always tetracovalent, that is it forms 4 covalent bonds with other atoms। तो एटॉमिक नंबर कार्बन की 6 होती है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होती है, जो कि इसके बाहरी ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और इस कारण से ये अदर एटम के साथ टेट्रावैलेंट कहलाती है। अब हम देखिए आगे देखते हैं कि ड्यू टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इट हैज द टेट्राहेड्रन शेप, यानी टेट्रावैलेंसी कार्बन की होने के कारण से इसका टेट्राहेड्रन शेप होती है, जो कि यहाँ दिखाई गई है। यहाँ 4 बॉन्ड के साथ में कार्बन को दिखाई गई है, यानी इधर चारों तरफ अदर एलिमेंट्स कंबाइन करके इसको टेट्राहेड्रन शेप प्रोवाइड करता है। अब हम कैटेनेशन देखते हैं। तो द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन, यानी कार्बन आपस में खुद भी जुड़ जाते हैं, तो इसी को हम कैटेनेशन बोलते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। यही मुख्य कारण होती है जिससे कि कार्बन एक बहुत लंबे कंपाउंड बना सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हम देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। ये पहला होता है एसाइक्लिक, दूसरा होता है साइक्लिक। एक साइकिल के रूप में कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, वो एसाइक्लिक होती है, यानी ब्रांच्ड होती है सिंगल। और जिसमें साइक्लिक है इसमें कार्बन एक साइकिल के रूप में होती है, यानी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब साइक्लिक भी 2 तरह की होती है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एरोमेटिक 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, ये बेंजोनाइट होती है और नॉन बेंजोनाइट होती है। तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन होती है। फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो ए फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल व्हिच लार्जली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब हो गया कि फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन कर सकते हैं एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंतर्गत, जो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन करती है केमिकल प्रॉपर्टीज को, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप दिखाया गया है और यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो पहला एल्केन्स होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ। दूसरा एल्काइंस है
जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के साथ। तीसरा हाइड्रोजन ग्रुप है, जो इसमें हाइड्रोजन होती है फंक्शनल ग्रुप, जो X से रिप्रेजेंट करती है, जहां X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होती है। नेक्स्ट अल्कोहल है, जो हाइड्रोक्सिल आयन होती है, उसमें OH से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डिहाइड को एल्डिहाइडिक फॉर्माइल बोलते हैं, जो CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें COOH रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसिड एमाइड, ये एमाइड्स को रिप्रेजेंट करता है, इसका फॉर्मूला CONH2 होता है। अब प्राइमरी एमीन्स, ये एमिनो ग्रुप में आता है, इसमें NH2 ऐड होती है। तो इस तरह हमने फंक्शनल ग्रुप देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और उसकी स्ट्रक्चर देखा। अब हम आते हैं होमोलोगस सीरीज में। तो होमोलोगस सीरीज इज डिफाइंड एज ए फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, all members of which contains the same functional group, show a gradation of physical and similarity in chemical properties, and any two adjacent members of which differs by CH2 group. The individual members of this group are called homologous, and the phenomenon is called homology. तो कहने का मतलब हो गया कि होमोलोगस सीरीज को हम डिफाइन करते हैं एक फैमिली के रूप में या ग्रुप के रूप में, जिसमें सेम स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे मेंबर्स की, और जो कंटेन करती है सेम फंक्शनल ग्रुप को, और इसकी ग्रेडेशन फिजिकली सिमिलर होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, और इसके दो कंपाउंड के बीच में या दो एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अब इंडिविजुअल मेंबर इस ग्रुप की होमोलोग्स कहलाता है, और इस फेनोमेनन को हम होमोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू क्लियरली आइडेंटिफाई देम। ए सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नेमिंग known as IUPAC system of nomenclature is adopted. The names are such that the listeners can deduce the structure from it. The IUPAC name consists of 3 parts. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डील करती है मिलियंस ऑफ कंपाउंड को, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टमैटिक मेथड नेमिंग की होती है, जिसे हम IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब इस सिस्टम के अंतर्गत कोई भी लिसनर इसको नाम के द्वारा स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं। तो इस IUPAC नेम्स में 3 पार्ट कंसिस्ट करती है। अब जैसे पहला होता है प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट और उसके बाद सफिक्स। जैसे एग्जांपल में 3 मिथाइलोक्टेन है, ये इससे क्लियर हो जाती है। अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स देखते हैं। तो ये स्ट्रेट चेन एल्केन्स है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो द नेम्स ऑफ सच कंपाउंड इज बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड एंड विद सफिक्स ANE एंड कैरी द प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। तो कहने का मतलब हो गया कि ये ऐसा नेम होता है कंपाउंड्स का जो एक चेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और इसमें सफिक्स ANE लगता है, और इसमें प्रीफिक्स इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को जो प्रेजेंट होते हैं चेन में। दूसरा होता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हम जानकारी लेते हैं। पहला पॉइंट है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। इसमें लंबा कार्बन चेन मॉलिक्यूल की आइडेंटिफाई करी जाती है। दूसरा पॉइंट द नंबरिंग इज डन in such a way that the branched carbon atom get the lowest possible value, यानी नंबरिंग इस तरह से की जाती है ब्रांच के अंतर्गत जो कार्बन एटम लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा पॉइंट द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड एज ए ब्रांच आर देन prefixed to the name of the parent alkane and its position is indicated by the numbers.
यानी एल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड होती है इसके ब्रांच के साथ में, उसका प्रीफिक्स नेम पेरेंट एल्केन की तरह होता है और इसकी पोजीशन इंडिकेट करते हैं नंबर से। चौथा पॉइंट, द लोअर नंबर इज गिवन टू द फर्स्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी लोएस्ट नंबर जो दिए जाते हैं वो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर से दिए जाते हैं। अब पांचवा है, द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू द रूट एल्केन इज नंबर्ड 1, यानी कार्बन एटम ऑफ ब्रांच, ये कार्बन एटम जो ब्रांच की होती है, दैट अटैचेस जो अटैच होती है रूट एल्केन के साथ 1 नंबर में। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन। कहने का मतलब हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन एटम की होती है वो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करती है और इस तरह से वो फंक्शनल ग्रुप अटैच होती है कार्बन एटम के साथ लोएस्ट पॉसिबल नंबर के द्वारा चेन में। अब when there are more functional groups then the priority order is follows, इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसकी प्रायोरिटी इस तरह से देते हैं, COOH ग्रुप, SO3H ग्रुप, then COOR, COCl, CONH2, CnHCO और COOH, NH2, CC, यहाँ CC डबल बॉन्ड है और यहाँ CC ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप को अरेंज करते हैं। अब यहाँ हम आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत 2 or more compounds having the same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers and this phenomenon is called isomerism। यानी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसके सेम मोलेकुलर फॉर्मूला होते हैं लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उसे हम आइसोमर्स बोलते हैं और ये फेनोमेनन जो है आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब यहाँ देखते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म। तो when 2 or more compounds having the same molecular formula but different carbon skeleton are referred as the chain isomers, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड सेम मोलेकुलर फॉर्मूला के साथ पाए जाते हैं लेकिन डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होती है, इसके अंतर्गत उसे हम चेन आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए सिंगल लाइन में है, इसे हम पेंटेन बोलते हैं और ये अगर दूसरे कार्बन के साथ ब्रांच हो जाती है तो इसको हम आइसोपेंटेन बोलते हैं। इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन भी होती है और अगर इसके सारे मिथाइल ग्रुप ब्रांच्ड हो जाते हैं तो इसको हम नियोपेंटेन बोलते हैं, जिसको 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दूसरे कार्बन के साथ ये ब्रांच होती है, ऊपर भी और नीचे भी। इसकी डिटेल जानकारी हम और भी आगे देंगे। उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन बट डिफर इन पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब हो गया ऐसे कंपाउंड जिसमें कि सेम स्ट्रक्चर कार्बन चेन की होती है लेकिन डिफरेंट पोजीशन होती है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेनन को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 है। ये 2 आइसोमर्स दिखाए गए हैं, ये पोजीशन आइसोमर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब हो गया कंपाउंड जिसमें सेम मोलेकुलर फॉर्मूला होती है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पाई जाती है उसे हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं और इस फेनोमेनन को फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है CH3 CH2OH और इसमें CH3O CH3 है। तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, यहाँ
OH है और यहाँ O के साथ अटैच्ड है। अब हम मेटामेरिज्म देखते हैं। मेटामेरिज्म, it is due to the presence of different alkyl groups on either side of functional group in the molecule. Example, C4H10O represents C2H5O C2H5 and CH3O C3H7। इसे हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हम देखते हैं। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, in this cleavage the bond breaks in such a way that the shared pair of electrons remains with one of the fragments। इसमें जो ये इस तरह का क्लीवेज होती है जिसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाती है इस तरह से, जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स यानी रहता है एक फ्रेगमेंट्स के साथ में। जैसे H3CBr, ये CH3 पॉजिटिव और Br माइनस होती है। अब होमोलाइटिक क्लीवेज हम किसे बोलते हैं? तो इन दिस क्लीवेज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी Rx के साथ में होती है। ये R और प्लस X होता है, ये एल्काइल फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल्स, ए रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, इज न्यूक्लियस सीकिंग। एग्जाम्पल है OH और CN। अब इलेक्ट्रोफिल्स देखते हैं। तो ए रिएजेंट दैट टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिल 1, E इलेक्ट्रॉन सीकिंग। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O के साथ और R3C X के साथ, यहाँ X हाइलाइट ग्रुप है। अब इंडक्टिंग इफेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द चेन ऑफ द कार्बन एटम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप एट द एंड ऑफ द चेन, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो चेन में कार्बन एटम के प्रेजेंट के कारण होती है ग्रुप में, और ये एंड होती है चेन के साथ में। उसे हम इंडक्टिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ दिखाई गई है, ये CH3 माइनस CH2 और CH2Cl, इसे हम इंडक्टिंग कहते हैं। अब रेजोनेंस इफेक्ट हम देखते हैं। The polarity produced in the molecule by the interactions of two pi bonds or between a pi bond, the lone pair of electron present on an adjacent atom, यानी पोलरिटी प्रोड्यूस जो होती है मॉलिक्यूल के बीच में, ये दो पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन से होती है और पाई बॉन्ड के बीच में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट एटम का, उसे हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, दो तरह की रेजोनेंस इफेक्ट होती है। पहला होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में ये एक ऐसा इफेक्ट होता है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी एटम से दूर होता है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड होती है इसके कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ। तो द एटम ऑफ और ग्रुप्स विच शोज प्लस आर इफेक्ट आर हैलोजन, जैसे OH, OR और NH2 होती है। अब हम नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। In this effects, the transfer of electron is towards the atom or substituent group attached to the conjugate system, यानी इस इफेक्ट में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है वो एटम की ओर होती है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से अटैच हो जाती है, इसे हम कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। द एटम ऑफ ग्रुप which shows R effects are COOH group और CHO group और CN group। अब हम मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है सब्लिमेशन। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द सब्लिमेबल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड्स। ये मेथड यूज करी जाती है सेपरेट करने के लिए सब्लिमेबल कंपाउंड को नॉन सब्लिमेबल कंपाउंड से। दूसरा होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स एंड इम्प्योरिटीज इन a suitable solvent. The impure compound is dissolved in solvent and heated at higher temperature. On cooling the hot and conc solution, pure compounds crystallizes out. कहने का मतलब हो गया
कि ये मेथड जो होता है ये आधारित होता है अलग अलग दो सॉल्युबिलिटीज पर कंपाउंड की, और जिसमें इम्प्योरिटीज सुटेबल सॉल्वेंट की होती है। तो द इम्प्योर कंपाउंड, जो इम्प्योर कंपाउंड होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, और हीट करने पर हाई टेम्परेचर पर और कूल करने पर हॉट एंड कॉन्क सॉल्यूशन, ये हॉट और कॉन्क सॉल्यूशन जो है प्योर कंपाउंड को क्रिस्टलाइज कर देती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स एंड लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंतर्गत ऐसे वोलेटाइल लिक्विड्स को सेपरेट की जाती है जिसमें जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के साथ अटैच्ड होती है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो, उसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम देखते हैं, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच दे आर सेपरेटेड बाय दिस मेथड। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड की सेम नहीं होती है तो इस मेथड के द्वारा हम इसे सेपरेट करते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डिकम्पोजेस एट द बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी ये मेथड यूज करी जाती है प्यूरिफाई उस लिक्विड को करने के लिए जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है और जो डिकम्पोज करती है उसके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। तो स्टीम डिस्टिलेशन, this method is used to separate substance which are steam volatile and immiscible with water। ये मेथड उस सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए होती है जिसमें ये स्टीम वोलेटाइल होती है और जो वाटर के साथ इमिसिबल होती है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, तो व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन aqueous medium, it is separated by the shaking with organic solvent in which it is more soluble than in water. The aqueous solution is mixed with the organic solvent in a separating funnel and the second for some times and then allowed to stand for some times when organic solvent and water form two separate layers and lower layer is run out by opening the tap of funnel and organic layer is separated. This method is repeated several times and pure organic compound is separated। कहने का मतलब ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हमारी सेपरेटिंग फनल के द्वारा होती है। इसमें दो तरह के लिक्विड्स होते हैं जो कि वाटर के साथ अटैच नहीं होते, यानी दो लिक्विड एक दूसरे में इमिसिबल होती है। तो उसमें जो नीचे की लिक्विड होती है उसको हम टैप खोल करके नीचे से उसे रन आउट करके बाहर कर लेते हैं और दूसरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें रह जाती है। इस तरह के एक्सट्रैक्शन को हम डिफरेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। तो दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स इन देयर कंपोनेंट्स, प्यूरिफाई द कंपाउंड एंड टेस्ट द प्यूरिटी ऑफ कंपाउंड। It is classified absorption of chromatography. It is based on the fact that different compounds are adsorbed and the adsorbent to different degrees. जैसे सिलिका जेल और एलुमिना is separated as adsorbent। अब ये हम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बताए। अब ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ये हम देखते हैं। तो it is based on the continuous differential proportioning of compound of a mixture between stationary and mobile phase। तो इसमें दो तरह के फेजेस वाली क्रोमेटोग्राफी पर आधारित मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं, जिसमें कि एक स्टेशनरी होती है और दूसरी मोबाइल फेज में होती है। अब देखिए ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखते हैं। तो ये डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इन ए हार्ड ग्लास ट्यूब। व्हेन कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 which can be tested with the lime water and hydrogenasis converted to water, hydrogenasis converted to water which can be tested, hydrogenasis converted to water which can be tested with anhydrous copper sulfate which turns blue। कहने का मतलब हो गया
कि कार्बन और हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको डिटेक्ट करते हैं हम हीट करके कंपाउंड को, जिसमें कॉपर सेकंड ऑक्साइड जो है ये हार्ड ग्लास ट्यूब में लेते हैं। व्हेन कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइज हो जाती है CO2 में, और इसका टेस्ट हम लाइम वाटर और हाइड्रोजिनेसिस से कर लेते हैं। हाइड्रोजिनेसिस कन्वर्ट करती है वाटर को और ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू टर्न में मिल जाती है, ये ब्लू टर्न कर देती है। तो इस तरह से डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हो जाती है। जैसा कि हमें नीचे रिएक्शंस में दिखाया गया है, C प्लस CuO ये 2Cu प्लस CO2 बनाती है, और 2H प्लस CuO करते हैं तो ये C प्लस H2O बना देती है। अब CO2 प्लस CaOH2 ये CaCO3 और H2O बनाती है। अब 5H2O प्लस CuSO4 ये CuSO4 डॉट 5H2O बन जाती है। इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की सेपरेशन देखते हैं। अब हम डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स देखते हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट पहला है हमारी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो ये स्मॉल piece of dry sodium metal is heated with the organic compound in a fusion tube for 2-3 minutes, and red hot tube is plugged into the distilled water containing in a china dish. The content of china dish is boiled, cooled and filtered. The filtrate is known as sodium fusion extract. तो कहने का मतलब हो गया एक छोटी सी पीस हम सोडियम मेटल की ले लेते हैं, उसे हीट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ और फ्यूजन ट्यूब में 2-3 मिनट के लिए, और जो रेड हॉट ट्यूब होती है उसको प्लग कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर के साथ चाइना डिश में, और ये जो चाइना डिश में बॉइल्ड और कूल्ड और फिल्टर्ड कर देते हैं। इसी से हमें फिल्ट्रेट के रूप में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिल जाती है। अब हम टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं। तो the sodium fusion extract is boiled with the iron second sulfate and then acidified the Kong sulfuric acids. The formation of Persian blue color confirm the presence of nitrogen. यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बॉयल करते हैं आयरन सल्फेट के साथ और ये एसिडिफाइड हो जाती है ये कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये फॉर्मेशन करती है पर्शियन ब्लू कलर की, जो कंफर्म कर देता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जैसे 6Cn माइनस प्लस Fe2 प्लस ये FeCN6 की होल 4 प्रोवाइड करती है। अब 3FeCN6 होल 4 प्लस 4Fe3 वाटर के साथ प्रेजेंस में Fe4 FeCN6 होल 3 डॉट XH2O बना देती है। अब हम टेस्ट ऑफ सल्फर देखते हैं। तो the sodium fusion extract is acidified with acetic acid. Lead acetate is added to it. A black precipitate of lead sulfide indicates the presence of sulfur. S2 minus plus Pb2 ये PbS बना देती है जो ब्लैक कलर की होती है। अब टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन हम देखते हैं। The sodium fusion extract is acidified with nitric acid and then treated with silver nitrate. A white precipitate soluble in ammonium hydroxide shows the presence of chlorine. A yellowish precipitate sparingly soluble in ammonium hydroxide shows the presence of bromine. A yellowish precipitate insoluble in ammonium hydroxide shows the presence of iodine. कहने का मतलब ये हाइड्रोजन की टेस्ट है। इसमें सोडियम फ्यूजन जो एक्सट्रैक्ट एसिडिफाइड होती है नाइट्रिक एसिड के साथ और ये ट्रीट करते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट होती है जो सोल्यूबल एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो जाता है तो ये क्लोरीन की प्रेजेंस शो करता है। अगर येलो प्रेसिपिटेट होता है जो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन की होती है, और येलोइश प्रेसिपिटेट जो इनसोल्यूबल होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये प्रेजेंस ऑफ आयोडीन की कंफर्म करती है। तो यहाँ X प्लस Ag ये AgX बना देती है। अब यहाँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो let the mass of organic compound be Mg, mass of water and carbon dioxide produced by M1 and M2 respectively। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम 12 इंटू M2 इंटू 100 अपॉन 44 इंटू M कर देते हैं। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए 2 इंटू M1 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू M करते हैं। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस कार्बन और हाइड्रोजन की करी जाती है, परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम नाइट्रोजन की कैसे करते हैं तो ये ड्यूमास मेथड कहलाती है। A known mass of organic compound is heated with the excess of CuO in the atmosphere of CO2 when nitrogen of the organic compound is converted into N2 gas.
the volume of N2 thus obtained is converted into STP and the percentage of nitrogen determined by applying the equation। यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को निकालने के लिए पहले हम ये ट्रीट कर देते हैं, उसके बाद हम कैसे निकालते हैं यहाँ दिखाते हैं। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी P1V1 इंटू 273 अपॉन 760 इंटू T1 कर देते हैं। अब यहाँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 28 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 इंटू एसटीपी इंटू 100 अपॉन 22400 इंटू मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन। फॉर्मूले के आधार पर हम परसेंटेज नाइट्रोजन की निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जेल्डर्स मेथड। तो जेल्डर्स मेथड में a known mass of organic compound is heated with conc H2SO4 in presence of K2SO4 and little CuSO4 or Hg in the long necked flask called Gelder's flask. The nitrogen present in the organic compound is quantitatively converted into NH4 whole to SO4 or NH4 whole to SO4 thus obtained is boiled with excess of NaOH solution to liberate NH3 gas which is absorbed in a known excess of standard acid such as H2SO4 और HCl। तो इसमें ये जेल्डर्स मेथड के द्वारा नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं। अब द वॉल्यूम ऑफ एसिड अनयूज्ड इज फाउंड बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट द स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड द परसेंटेज नाइट्रोजन इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं जो परसेंटेज n इज इक्वल टू होता है 1.4 इंटू मोलरिटी ऑफ द एसिड्स इंटू बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस टेकन। अब ये हैलोजन को क्यूरियस मेथड्स के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ए नोन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद द फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड्स in the presence of silver nitrate containing a hard glass test tube known as Curious tube in the furnace. Carbon and hydrogen present in the compound are oxidized to carbon dioxide and water. The halogen present from the corresponding silver halide. It is filtered, dried and weighted. तो अब हम देखते हैं let the mass of organic compound is taken in mg. Mass of the AgX formed M1G or 1 mole of AgX contain 1 mole of X. Mass of the halogen in M1G of AgX is equal to atomic mass of X M1G होती है upon molecular mass of AgX। ये AgX की molecular mass से डिवाइड कर देते हैं तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन निकल जाती है। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होती है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ XM1 और ग्राम को मल्टीप्लाई करते हैं 100% से और डिवाइड कर देते हैं मोलेकुलर मास ऑफ AgX को m से मल्टीप्लाई करके। अब सल्फर के बारे में जानकारी लेते हैं तो लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इन Mg और मास ऑफ द BaSO4 फॉर्म्ड M1G। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू 32 इंटू M1 इंटू 100 अपॉन 233 इंटू m कर देते हैं, ये परसेंटेज में निकल जाती है। अब फॉस्फोरस की निकालने के लिए लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन इन Mg, मास ऑफ द अमोनियम फॉस्फोमाइलोडेट ये M1G होती है। अब परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू 31 इंटू M1 इंटू 100% अपॉन 1877 इंटू m कर देते हैं। अब ऑक्सीजन को निकालने के लिए लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन Mg और मास ऑफ CO2 ये M1G रख लेते हैं तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 32 इंटू M1 इंटू 100% अपॉन 44 इंटू m कर देते हैं। इस तरह हम सारे की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आज हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी पूरी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसकी जानकारी दूंगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। So that's all for today. We will meet again on the next class.